हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने रीड लेवल 1 और 2 का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने परसों से टीचिंग मेथड, हिंदी की टीचिंग मेथड की क्लास स्टार्ट की है। इसके अलावा दोस्तों एक और प्लेलिस्ट हमारी, जिसमें कि हम हिंदी की ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी हमारी चल रही है। और दोस्तों अभी मैंने यूनिट 2 का टॉपिक काल को अभी मैंने अपलोड किया है। आप उस टॉपिक को भी विजिट कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन पर भी उसका लिंक डाल दिया है। तो अभी हम आज की क्लास पे फोकस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण के बारे में। कल की क्लास में पढ़ा था हमने पद्य शिक्षण के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे गद्य शिक्षण के बारे में। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, गद्य शिक्षण, इसका महत्व देखते हैं। इसका महत्व क्या है? विचारानुभूति होना, चिंतन क्षमता का विकास करना, मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, शब्द भंडार में वृद्धि, व्याकरण का ज्ञान कराती है, लिपि का ज्ञान कराती है, उच्चारण की शिक्षा देती है, गद्य की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में सहायक, भाषा ज्ञान में कौशल का विकास। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? पहला क्या है हमारा पॉइंट? विचारानुभूति होना। इसमें क्या है दोस्तों, गद्य क्या होते हैं? हमारे जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, कहानी वगैरह, कहानी के हो गया, या फिर कोई निबंध वगैरह, ये वाले जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, किसी की जीवनी हो गई, ये सब आते हैं हमारे गद्य के अंतर्गत। तो इसमें दोस्तों जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, किसी निबंध को पढ़ते हैं, किसी की आत्मकथा को पढ़ते हैं, तो उन सबसे क्या है, हमें विचारों की अनुभूति होती है। उन सबसे हमारी चिंतन क्षमता का विकास होता है। उनसे हमारी मानसिक, बौद्धिक और तार्किक क्षमता का भी विकास होता है। दोस्तों जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम इससे रिलेट कर कोई और कहानी हम भी लिखें, तो उससे हमारी सृजनात्मकता का भी विकास होता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं या कोई निबंध पढ़ते हैं, तो उसमें हम नए नए शब्दों को सीखते हैं, तो उससे हमारे शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। व्याकरण का ज्ञान क्या है दोस्तों? जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें संधि के, समास के, उपसर्ग के, प्रत्यय के, अलंकार, छंद, इन सब से संबंधित शब्द मिलते हैं, जिनसे हमें व्याकरण का भी ज्ञान होता है। लिपि का ज्ञान कैसे कराती है? जब हम शब्द पढ़ेंगे, शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, तो उससे हम उसकी शब्दों की लिपि को सीखेंगे, तो हम लिपि का भी ज्ञान करते हैं। उच्चारण की शिक्षा, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे, उससे हमारे उच्चारण की शिक्षा का विकास होगा। गद्य के विभिन्न विधाओं के ज्ञान में सहायक और भाषाई कौशल व ज्ञान के विकास में सहायक होता है हमारा गद्य शिक्षण। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। पहली है अर्थ कथन विधि। इस विधि में अध्यापक गद्य का मौखिक पठन करता है। पठन के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ बताता है। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो चैप्टर को रीडिंग मारता है, और उसके साथ ही अगर किसी लाइन में कोई कठिन शब्द आता है, तो वो उसके अर्थ को भी बच्चों को साथ ही बताता जाता है। जहाँ कहीं आवश्यक होता है, वहाँ विचारों को स्पष्ट करने के लिए कथन भी करता है। अगर कोई ऐसा कोई मान लो कोई लोकोक्ति आ गई, कोई मुहावरा आ गया, या फिर कोई कठिन शब्द आ गया, किसी अन्य भाषा कोई शब्द आ गया, तो उस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए टीचर उस कथन के विषय में कोई ना कोई व्याख्या भी करता है। और क्या है, अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है। इसमें क्या होता है, जो अध्यापक होता है ना, वो सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है, और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, सारे काम कौन कर रहा है? टीचर ही कर रहा है, अध्यापक ही कर रहा है। पठन करना हो, कठिन शब्दों के अर्थ बताना हो, कोई कठिन कोई अगर शब्द आया है उसकी व्याख्या करना हो, ये सब काम कौन करता है? अध्यापक ही करता है। विद्यार्थी सिर्फ निष्क्रिय होकर टीचर को सुनते रहते हैं। इस विधि में बच्चों को सोचने व समझने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि जब सारे काम टीचर ही करेगा, बच्चे सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होंगे, तो बच्चों में सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चों में न तो अर्थग्रहण क्षमता का विकास होता है, न ही विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास। क्यों? क्योंकि देखिए, जब सब बातें टीचर ही बोलेगा, तो बच्चों को बोलने का मौका मिल ही नहीं रहा है। अब जब बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कैसे कर पाएंगे? तो इस वजह से इसमें विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। नीरस क्यों? क्योंकि बच्चे सुनते रहते हैं, जिससे क्या है, बच्चे बोरियत महसूस करते हैं। अमनोवैज्ञानिक है ही, क्योंकि जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय है, वह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि ही होती है। इसलिए यह विधि क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है, और ये किसी भी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अर्थकथन विधि आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी हमारी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या होता है दोस्तों? ये तो हमारे स्कूलों में देखे तो बहुत ही पॉपुलर विधि है, बहुत ही प्रसिद्ध है।
व्याख्या विधि, इसमें क्या होता है, अध्यापक शब्दार्थ और अर्थ ग्रहण के साथ साथ शब्दों और विचारों की व्याख्या भी करता है। इसके 3 चरण होते हैं, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में क्या होता है, पाठ और लेखक का परिचय। दोस्तों हमने पद में भी व्याख्या विधि पढ़ी थी, उसमें भी सेम था। उसमें भी क्या करता है कि जो कवि होता, जो उसमें कवि होता है वो कवि का परिचय देता है और इसमें लेखक का परिचय दिया जाता है। और व्याख्या में क्या होता है, व्याख्या में विचारानुभूति के प्रश्न, विषय वस्तु की जानकारी, व्याकरण का ज्ञान, उदाहरण, दृष्टांत, छात्रों की शंका समाधान और काठिन्य निवारण। व्याख्या में क्या होता है, जब टीचर चैप्टर को पढ़ाता है तो उस चैप्टर के बीच बीच में से विचार अनुभूति के प्रश्न पूछता है, विषय वस्तु की बच्चों को प्रॉपर रूप से जानकारी देता है, व्याकरण के अगर कोई व्याकरण को शब्द आता है तो उसकी बच्चों को नॉलेज देता है। कहीं पे मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल आया जिससे संबंधित उदाहरण है वो टीचर के दिमाग में है तो वो बच्चों को उदाहरण को, दृष्टांत को बताता है और छात्रों की शंका का समाधान करता है। और जो कठिन शब्द आते हैं उनके कठिन शब्दों का निवारण भी 3 प्रकार से करता है, प्रवचन से, उद्बोधन से और व्याकरण सम्मत से। विशेष में क्या है, भाषा ज्ञान का परिचय और व्याकरण का परिचय। अध्यापक अधिक सक्रिय रहता है और छात्र कम सक्रिय रहता है। इसमें भी सेम यही बात है जैसे अपनी अर्थकथन विधि में भी, कि अध्यापक के सारे काम करता है और जो छात्र होता है वो सिर्फ शिक्षक को सुनने का ही काम करता है। हालांकि इसमें सक्रिय भागीदारी निभाता है लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी कि अध्यापक की होती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए उपयोगी होती है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी ये बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरी है हमारी विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि। यह व्याख्या विधि से इस अर्थ में भिन्न है कि व्याख्या विधि में अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है, परंतु विश्लेषण विधि में अध्यापक शब्द एवं विचारों की व्याख्या के लिए प्रश्न आदि का सहारा लेता है और बच्चों को स्वयं सोचने, समझने और निर्णय निकालने का अवसर प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो टीचर ने एक पैराग्राफ पढ़ा दिया, अब क्या करेगा टीचर, उस पैराग्राफ से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चंस बना के बच्चों से पूछेगा, जिससे कि टीचर को ये पता लगता है कि बच्चे हैं वो एक मतलब सक्रिय रूप में पाठ को सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। अध्यापक सक्रिय रहेगा और छात्र क्यों रहेंगे सक्रिय, क्योंकि छात्र ये सोचते हैं अगर कहीं अध्यापक हमसे ही प्रश्न ना पूछ, इसलिए वो भी चैप्टर को, पाठ को ध्यान से सुनते हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोष क्या है, सब कुछ विश्लेषण के द्वारा स्पष्ट करना संभव नहीं है। चौथी हमारी समीक्षा विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में पाठ्य गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसके गुण दोष परखे जाते हैं। स्वतंत्र विधि न होकर यह एक पूरक विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो पाठ में जो तत्व हैं उनके गुण और दोष को देखा जाता है। छात्र सक्रिय और शिक्षक निष्क्रिय, क्योंकि छात्र ही होते हैं जो काम करते हैं, शिक्षक क्या होता है, निष्क्रिय भूमिका निभाता है। और ये क्या है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है कि छोटे बच्चे होते हैं वो इतने सक्रिय नहीं रह पाते, इसलिए ये सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए ही उपयोगी है। अब पढ़ते हम गद्य के रूप या विधाएं। गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, कहानी के रूप में, उपन्यास, एकांकी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, निबंध और डायरी, ये सब क्या है, हमारी गद्य की विधाएं हैं। अब पहला पढ़ते हैं हम कहानी शिक्षण के बारे में। कहानी पढ़ाने का महत्व क्या है, इसके 3 महत्व हैं। पहला क्या है, मनोरंजन, क्योंकि जब हम बच्चों को किसी भी चैप्टर को, कोई बात है उसको अगर आप कहानी के माध्यम से बताते हैं तो बच्चे मनोरंजन का अनुभव करते हैं और बच्चे उसमें अपनी रुचि भी दिखाते हैं। और शिक्षा तो दे ही रहे हैं हम बच्चों को। और कल्पना शक्ति का विकास, क्योंकि जैसे कि ना छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई कहानी सुनाते तो बच्चों के मन में क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो इसलिए ये विधि बहुत उपयोगी विधि होती है। कहानी शिक्षण की विधियां, पहली है मौखिक कहानी कथन विधि। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो बच्चों को मौखिक रूप से कहानी को सुनाता है, ये होती है प्राथमिक स्तर के लिए। दूसरी है चित्र प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है कि कहानी के चित्रों को बोर्ड पर लगाकर बच्चों को दिखाए जाते हैं, ये भी सिर्फ प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए होती है। और उसमें क्या होता है कि हम जैसे कि मान लो हमने कछुए खरगोश की कहानी ली, हम उस, या फिर हमने प्यासे कौवे की कहानी ली, अब उस कहानी के हम थोड़े थोड़े पार्ट्स के चित्र बना के और फ्लैनल बोर्ड पर लगाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बच्चों को रुचि आती है कि अब मतलब
अगर हम किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, मनोरंजन होता है और साथ में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख भी पाते हैं। तीसरी है अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे मान लो कि एक कहानी लिखी तो हमने उसमें 2 लाइन लिख दी, फिर हमने थोड़ी सी लाइन डॉट डॉट कर दिए, फिर एक शब्द लिखा, फिर डॉट डॉट कर दिए, फिर एक लाइन लिखी, फिर डॉट डॉट कर दिए। उसमें क्या होता है बच्चे उस कहानी की पूर्ति करते हैं, मतलब कहानी को कंप्लीट करते हैं। ये तो हमारे जब छोटे क्लास में थे हम, तो हमारे एग्जाम में भी आती थी 8वीं क्लास तक में, तो कि इसमें क्या होता है कि हम कहानी की पूर्ति करते हैं। चौथी है हमारी वाचन विधि। इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चों को कहानी को बोलकर सुनाता है। जिन कहानी की, और इसमें क्या होता है बच्चे होते हैं वो भी फिर कहानी का उच्चारण करते हैं। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होती है, 6 से 8 के लिए। जिन कहानी की भाषा व विषय वस्तु सरल हो। 5वीं है गहन अध्ययन विधि। इसमें क्या होता है जिस कहानी की भाषा व विषय वस्तु कठिन हो उनके लिए गहन अध्ययन विधि काम मिल जाती है। ये होती है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए। अब है हमारा नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण का प्रमुख तत्व क्या है हमारा अभिनय। अभिनय मतलब कि रोल प्ले करना। अवस्था अनुकृति, अवस्था का अनुकरण करना। अवस्था अनुकृति नाट्यम। इसका मतलब क्या है कि जो नाटक, अगर हम कोई भी नाटक करते हैं तो उसमें सबसे मेन हमारा फोकस क्या होता है कि जो भी पात्र जिसकी भी भूमिका निभा रहा है वो उसके पात्र में अच्छे से ढल जाए और वो मतलब अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप में अभिनय करे, तो इसमें अवस्था का अनुकरण किया जाता है। नाट्य शिक्षण की विधियां, इसकी विधियां कौन कौन सी हैं? पहली है अभिनय विधि। अभिनय विधि 2 प्रकार की होती है, रंगमंचीय विधि और कक्षा अभिनय विधि और रंगमंचीय विधि। कक्षा अभिनय में क्या होता है, कक्षा में ही टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं और वो कक्षा में अभिनय करते हैं। और रंगमंच में क्या होता है, रंगमंच मतलब कि स्टेज पर जाके बच्चे अपना परफॉर्मेंस करते हैं, अपने प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए कक्षा अभिनय विधि के दोष क्या हैं? विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी प्राप्त न हो पाना। क्योंकि जब हम कक्षा में ही अगर हम किसी नाटक का मतलब प्ले करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमें जो बाकी मतलब हम सिर्फ ना अपनी भावों को तो हम प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो और भी जो नाटक करने के लिए आवश्यक तत्व हैं उसके, उन सब का अनुकरण नहीं कर पाएंगे। स्टेज हो गया, हमारी कॉस्ट्यूम हो गई, हमारी मतलब वेशभूषा हो गई, इन सब चीज़ों को। और इसमें अगर हम मान लो स्टेज पर जाके परफॉर्मेंस करेंगे, अभिनय करेंगे, तो हमारे सामने जनता होगी, तो उससे भी क्या है बच्चे में कॉन्फिडेंस का विकास होता है, जो कि कक्षा अभिनय में नहीं हो पाता है। ये इसका दोष है। और रंगमंची विधि का दोष क्या है? समय, श्रम व धन की अधिकता। क्योंकि अगर हम स्टेज पर जाके किसी नाटक का अभिनय कराएंगे तो उसमें हमें उसके लिए बच्चों को हमें बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, और प्रैक्टिस कराएंगे तो समय लगेगा और बच्चों की मेहनत, और साथ में स्टेज लगाएंगे तो उसके लिए हमें धन की भी अधिकता होगी। तो ये क्या इस विधि का दोष है। अब हम देखते हैं आदर्श नाट्य विधि। इसमें क्या होता है, एक ही अध्यापक का सभी पात्रों की भूमिका निभाना। एक ही अध्यापक का सभी पात्रों की भूमिका निभाना। इसमें क्या होता है आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक होता है वो, जैसे कि ना हमारे स्कूल में भी कभी कभी होता था ऐसा कि टीचर होता था वो खुद ही सारे के सारे पात्रों को अपने आप ही बोलते जाता था, बच्चों को मौका नहीं दिया जाता था, बच्चे सिर्फ सुनते थे। लेकिन इसकी आवश्यक शर्त क्या है कि अध्यापक का अभिनय कला में दक्ष होना जरूरी है, क्योंकि वो सारे पात्रों की भूमिका वो स्वयं ही निभाता है। इसलिए अध्यापक का अभिनय कला में मतलब निपुण होना, दक्ष होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब इसका दोष क्या है कि विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी छात्रों को प्राप्त न हो पाना। क्योंकि छात्र क्या होता है सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में अध्यापक को देखते हैं और सुनते हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। इसलिए क्या होता है कि छात्रों को उस विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तीसरा है हमारा व्याख्या विधि। इसके अंतर्गत नाटक का विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है। इसके 3 चरण हैं, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में क्या होता है, नाटक व नाटककार का परिचय करवाया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि सिर्फ टीचर होता है वो एक नाटक की रीडिंग मारता है, ना तो बच्चों से अभिनय कराया जाता है ना कुछ कराया जाता है, सिर्फ टीचर उन संवादों को बोलता है और अपना काम खत्म कर लेता है। इसलिए ये मतलब अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। इसमें क्या होता है, संदर्भ में क्या होता है, नाटक का और नाटककार का परिचय बताते हैं पहले तो, उसके बाद उसके व्याख्या की जाती है, व्याख्या में काठिन्य निवारण करते हैं,
विषय वस्तु की बच्चों को जानकारी देते हैं, उदाहरण और दृष्टांत बताया जाता है। नाटकीय तत्वों की समीक्षा के बारे में विस्तार से बताया जाता है। सिर्फ बताते हैं, अभिनय नहीं करते हैं। और विशेष में क्या होता है, नाटक का सार बताया जाता है कि इसकी समरी क्या है, मतलब इसमें जो नाटककार है वो कहना क्या चाहता है। अब इसका दोष क्या है? अब इसका दोष ये है कि अभिनय तत्व का अभाव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टीचर होता है वो चेयर पर बैठे बैठे सिर्फ नाटक के तत्वों की व्याख्या करता है और अभिनय नहीं करता है। और जब अभिनय नहीं करेगा तो बच्चे उस तत्व को समझ ही नहीं पाते, अभिनय के तत्व। और अभिनय जो तत्व है वो नाटक का एक प्रमुख तत्व है। अगर इसी तत्व का अभाव हो गया तो फिर ये विधि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि नाटक का प्राण तत्व क्या होता है, हमारा अभिनय होता है, और इस अभिनय का ही इसमें क्या है, अभाव है, इसलिए यह अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। चौथी है हमारी समीक्षा विधि। इस विधि के अंतर्गत नाटकीय तत्वों की समीक्षा की जाती है। अब है हमारे नाटकीय तत्व के प्रकार। 7 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है हमारा, कथा वस्तु या फिर कथा उपकथन। दूसरा संवाद। तीसरा पात्र। चौथा देशकाल। पांचवा भाषा शैली। छठा उद्देश्य और सातवां अभिनय। अब समीक्षा विधि का दोष क्या है, पहले बार दोष देखते हैं इसका। इसमें भी क्या होता है, अभिनय तत्व का अभाव होता है। अभिनय की सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है, व्यवहारिक नहीं। इसलिए मतलब यही है कि बच्चों को सिर्फ बता दिया जाता है कि अभिनय ये तत्व है और ये सब है, लेकिन उसकी मतलब बच्चों से अभिनय करवाया नहीं जाता है, सिर्फ बच्चों को थियोरेटिकल रूप से जानकारी दी जाती है। इसलिए क्या है, ये भी एक दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। अब देखते हैं नाटकीय तत्व के प्रकार। 7 प्रकार कौन कौन से। पहला है कथा वस्तु। दूसरा है संवाद। संवाद क्या होता है, तो मतलब जो संवाद में हम ले सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स, हमारे जो पात्र हैं उनके जो संवाद हैं, पात्र जो हमारे कैरेक्टर्स हैं। देशकाल। देशकाल में हो सकता है मतलब उसका नाटक का जो वातावरण है वो होता है देशकाल। भाषा शैली। भाषा शैली में होता है कि जो नाटक करने वाले पात्र हैं, अभिनय करने वाले पात्र हैं, उनकी भाषा शैली कैसी हो। भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही सरल हो, जिससे कि हर कोई बहुत ही आसानी से समझ सके। उद्देश्य। जो नाटक है वो कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य भी नाटक होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए नाटक हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अभिनय, जो कि क्या है, नाटक का प्राण तत्व है। दोस्तों इसमें ये होना चाहिए कि जब भी हम कोई नाटक करें तो उसमें सबसे मेन जो भूमिका निभाता है वो होता है हमारा अभिनय। इसलिए अभिनय तत्व, अभिनय में मतलब जो भी बच्चा रोल प्ले कर रहा है, अभिनय कर रहा है, वो इसमें निपुण होना चाहिए। अगली विधि है हमारी संयुक्त विधि। यह विधि नाटक शिक्षण की सभी विधियों का मिश्रण है। इस विधि में व्याख्या, समीक्षा, नाटकीय तत्वों को भी समीक्षा भी की जाती है, साथ ही अभिनय तत्व की जानकारी भी दी जाती है। विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगर हम विद्यालय स्तर पर देखें तो नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, संयुक्त विधि। ये तो है कक्षा में। और अगर हम वैसे देखें तो है हमारी रंगमंचीय विधि। मतलब इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कक्षा में नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, संयुक्त विधि। लेकिन अगर हमसे पूछे कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी, तो क्या आएगा हमारा रंगमंचीय विधि। अब रंगमंचीय विधि को कक्षा में श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अधिक, एक तो इसमें बहुत अधिक श्रम लगता है, एक इसमें समय लगता है और एक इसमें धन भी बहुत अधिक लगता है, इसलिए यह कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर वैसे देखें तो ये सबसे अधिक उपयोगी विधि मानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं गद्य पाठ के प्रकार। 4 प्रकार है इसके, सृजनात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। सृजनात्मक क्या होता है, सृजनात्मक में आते हैं हमारे जैसे कि वैज्ञानिक, जिसमें कि हमें हमारी सृजन क्षमता का विकास हो, जैसे कि वैज्ञानिक अन्वेषण या फिर कोई बीमारी वाले पाठ हो गए। इनसे क्या होता है, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है। वर्णनात्मक में क्या होता है, किसी दृश्य घटना का वर्णन करना। विचारात्मक में विचार या चिंतन कराने वाले पाठ, जैसे कि सभ्यता, संस्कृति, समाज वाले पाठ। और भावात्मक में ऐसे पाठ जिनसे भावों की उत्पत्ति हो, जिनसे मतलब हमारे अंदर इमोशंस, भाव उत्पन्न हो, जैसे कि उत्साह, चिंता, देश प्रेम आदि वाले जो पाठ होते हैं वो आते हैं हमारे भावात्मक पाठ में। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़े गद्य शिक्षण के महत्व क्या है, इनकी विधियां पढ़ी, अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि। उसके बाद हमने पढ़े गद्य के रूप या विधाएं, जिनमें हमने कहानी शिक्षण के बारे में और नाटक शिक्षण के बारे में पढ़ा। नाटक शिक्षण की सभी विधि देखी हमने, और फिर पढ़े हमने गद्य पाठ के प्रकार, जो कि 4 प्रकार के
होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये गद्य के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और कल हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे रचना शिक्षण के बारे में। उसके बाद हमारी ये जो गद्य पद्य व्याकरण शिक्षण व्याकरण रचना का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप हमारे अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बन रही है हमारे साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।